हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो हमारे एनसीईआरटी से रिलेटेड है और हमारे बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले, उसके बाद हम जो आंसर होगा वो हमें अपने आप अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। तो सबसे पहले हम इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है ऐसे जीव या ऐसी सेल्स जो अभी तक प्रिमिटिव है, यानी प्राचीन कालीन है। कोई खास डिफरेंस नहीं आया है उसमें, मतलब लाखों सालों के बाद भी वही की वही डिजाइन है, वही मैकेनिज्म है, वही स्ट्रक्चर है। और यूकैरियोट्स एडवांस टाइप की सेल होती है जिन्होंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर ली है, यानी उनका मैकेनिज्म अभी क्या हो गया है, एडवांस हो गया है। वर्किंग स्किल अच्छी हो गई है, उनकी स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा हो गया है, स्टेबल हो गया है। तो हम यहाँ पर बात कर चुके हैं कि एक में स्टेबिलिटी है और दूसरे में स्टेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिजल्ट में हमें आंसर देना होगा कि किस तरह से ये दोनों अलग अलग हैं। बहुत आसान है। यूकैरियोट्स में जो वेल स्ट्रक्चर होते हैं वो वेल न्यूक्लियस की वजह से होते हैं, यानी न्यूक्लियस यहाँ पर सेंट्रल जो सिस्टम है उसकी तरह काम करता है और पूरे के पूरे सेल को और पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बना के रखता है। जरूरी चीजें वो यहाँ पर पहुंचाने का काम करता है। यूकैरियोट्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो हम यहाँ पर बात कर चुके हैं कि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती है, यानी न्यूक्लियस अलग एक सिस्टम होता है, बाउंडेड सिस्टम होता है, वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है। वाइल प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव दिस, जबकि प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं होता। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर आर क्रोमोसोम्स फाउंड इन द सेल। क्रोमोसोम जो होते हैं उनका मतलब होता है उनका काम क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक को प्रोवाइड कराना। फॉर एग्जांपल, हमारे पेरेंट्स की हाइट, हमारी हाइट दोनों कई बार मैच कर जाती हैं, मोस्टली मैच होती हैं। कलर जो होता है वो भी मैच होता है, आई कलर, हेयर कलर, डिफरेंट एक्टिविटीज जो हमारे अंदर होती है वही पेरेंट्स के अंदर भी होती है। तो ये जो करेक्टरिस्टिक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गई है, तो इसको पहुंचाने का काम कौन करता है, क्रोमोसोम्स काम करते हैं। क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम आर फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये किसी भी सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। दे कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस। इनमें जीन्स होते हैं, मतलब वो फैक्टर जो एक करेक्टर को लगातार नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाते हैं। और इनहेरिटेंस यानी आनुवांशिकता, वो ब्रांच जिसमें हम पढ़ते हैं इसी चेंजेस के बारे में जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचता है। यानी क्रोमोसोम्स का काम होता है टू ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अपने पेरेंट्स से नवजात में जो कैरेक्टर जो है वो चेंज होते हैं, वही काम होता है क्रोमोसोम का, और ये न्यूक्लियस में फाइंड आउट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन। सेल को बिल्डिंग ब्लॉक कहा गया है, यानी स्ट्रक्चरल यूनिट कहा गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अगर हम बिल्कुल साफ भाषा में बात करें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर के बनी होती है। ये एक्सप्लेन करना है अपने इस लाइन को। एज बिल्डिंग कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट ब्रिक्स, जैसे एक बिल्डिंग को बिना ईंटों के नहीं बनाया जा सकता, सिमिलरली ए बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। इसी तरह से जो बॉडी होगी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट का ही रिपीटेशन फॉर्म होता है।
यानी रिपीट होती रहती हैं सेल और एक स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, सच एज सेल, और उसे सेल कहा जाता है उस यूनिट को। सेल्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, शेप एंड ग्रुप। यहाँ पर जो सेल होती हैं हमारे शरीरों में, वो अलग अलग साइज की होती है, शेप उनकी अलग अलग हो सकती है, और जब वो ग्रुप बना लेती हैं अपना एक, तो टिश्यू फॉर्म होता है। एक जैसी सेल मिल करके एक ग्रुप बना लेती है तो वो टिश्यू बनता है वहां से, और डिफरेंट टिश्यू मिल करके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है फिर, जिसे हम लिविंग क्रिएचर कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन व्हाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल। यहाँ पर यह पूछता है कि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में ही क्यों पाया जाता है। बहुत आसान है, क्लोरोप्लास्ट होता क्या है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल विच सिंथेसाइज फूड इन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट वो पिगमेंट होता है जिसकी हेल्प से पौधे अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, और इस प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से पौधे अपना खाना तैयार करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस मैकेनिज्म को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नो फोटोसिंथेसाइज सिंथेसिस अकर्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, इसीलिए हम कह सकते हैं वो क्लोरोप्लास्ट कंटेन नहीं करते। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं, और इसके अलावा एक और क्वेश्चन रहता है जो आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 अभी देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक यहाँ पर सम जो है फॉलो करना है, अपने पैटर्न फॉलो करना है। आपको डिफरेंट बॉक्सेस दिए गए हैं, और यहाँ पर पहेली सी बना के रख दी है इन्होंने, मतलब एक हिडन पैटर्न है जो हमें सोल्व करना है। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। आपको ये क्रॉसवर्ड कंप्लीट करना है, आपको कुछ हिंट दिए गए हैं यहाँ पे, उनको देख करके। अक्रॉस, अगर हम हॉरिजॉन्टली मूव करें, यानी जिस तरफ एक्स एक्सिस होता है, यानी जैसे फर्श है हमारा, अगर इस तरह से मूव करते हैं हम, तो किस तरह से हमें फॉलो करना है। हमें फॉलो करने हैं ये 4 पॉइंट 1 3 6 एंड 8 ये पॉइंट। और अगर हम डाउन की बात करें, ऊपर से नीचे की, तो हमें फॉलो करने हैं ये पॉइंट 1 2 4 5 एंड 7। अब सबसे पहले हम देखते हैं, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन हमारा माइंड में होता है और उसका आंसर भी हम थोड़ी टाइम में माइंड के अंदर ही निकाल देते हैं। जैसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, दिस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। पहला पॉइंट अक्रॉस में अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट जो है वो होना जरूरी है। तो ये क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर आ सकता है। तो बहुत आसान है। और अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं आता, हम स्पेलिंग यहाँ पर लिख के देखेंगे, तो क्लोरोप्लास्ट की जगह हम क्लोरोफिल भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल यहाँ पर पूरा करता है इस चीज को, यानी एब्जॉर्ब करने का काम यही करता है लाइट को। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, टर्म फॉर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, कोशिका द्रव्य। सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। उसमें एक कंपोनेंट पाया जाता है, उसको हमने यहाँ पर लिखना है। या फिर कंपोनेंट जितने भी होते हैं उनके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, तो बहुत आसान है, ऑर्गेनेलीज यहाँ पर यूज होते हैं। ठीक है, ये टर्म भी हो गई। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट हमारा है,
द लिविंग सब्सटेंस इन द सेल। सेल में लिविंग सब्सटेंस क्या होता है, तो यहाँ पर उसकी बात होगी। अगर हम एक लाइन में नहीं समझ सकते इसको, तो क्रॉसवर्ड की बजाय हम डाउन की बात कर लेंगे। डाउन में पहला पॉइंट क्या है, ग्रीन प्लास्टिड। ग्रीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल होता है। तो ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट जो है पोर्शन बन जाते हैं। और 8th पॉइंट हमारे पास है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट इन द ऑन द क्रोमोजोम। अभी अभी हम बात करके आए हैं, क्रोमोजोम को एक जगह से मतलब यूनिट या फिर कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाने के काम कौन करता है, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। क्या होते हैं वो, जिन्हें हम डीएनए बोलते हैं या फिर जीन्स कहते हैं। तो ये 8th पॉइंट है और 8th पॉइंट में जीन्स आएगा। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं ऊपर से नीचे वाले। सेकंड पॉइंट हमारे पास है, फर्स्ट हो चुका है, ग्रीन प्लास्टिड को हम कहते हैं क्लोरोफिल। और उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, फॉर्म्ड बाय कलेक्शन ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज के कलेक्शन से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। तो बड़ी आसानी से हम ये लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है फोर्थ पॉइंट, इट सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम। आसपास के मीडियम से और सेल को अलग करने वाला जो पोर्शन होता है उसे मेम्ब्रेन कहा जाता है। बहुत आसान है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है ऊपर से नीचे, एम्प्टी स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, वो वैक्यूल्स होते हैं। बहुत आसान है। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाएगा, सेल का एक ग्रुप बनता है और उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट क्वेश्चन आंसर थे जो हमने सोल्व आउट किए हैं, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप इन सभी को मेमोराइज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, समझ के करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।